देविका रानी की जीवनी। देविका रानी चौधरी, जिन्हें व्यापक रूप से देविका रानी के नाम से जाना जाता है, 1930 और 1940 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा में अग्रणी हस्ती थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्होंने अपने अभिनय, निर्माण कार्य और स्टूडियो नेतृत्व के माध्यम से फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी जीवन कहानी कलात्मक जुनून, व्यक्तिगत चुनौतियों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव की है। 30 मार्च 1908 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के विशाखापट्टनम, अब विशाखापत्तनम में जन्मी देविका रानी एक बेहद संपन्न और शिक्षित बंगाली परिवार से थी। उनके पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे, जबकि उनकी मां लीला देवी चौधरी भी उतनी ही प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से थी। उल्लेखनीय रूप से देविका अपने माता-पिता दोनों के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी और कोलकाता में टैगोर परिवार से उनके मजबूत पारिवारिक संबंध थे। 9 साल की उम्र में देविका को इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। 1920 के दशक के मध्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कला में विविध शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अभिनय और संगीत का अध्ययन करने के लिए लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वास्तुकला, कपड़ा और सजावट डिजाइन में पाठ्यक्रम लिया और यहाँ तक कि एलिजाबेथ आर्डेन के अधीन प्रशिक्षु भी रहीं। 1927 तक उन्होंने ये विभिन्न पाठ्यक्रम पूरे कर लिए और कपड़ा डिजाइन में काम करना शुरू कर दिया। देविका रानी के जीवन में 1928 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनकी मुलाकात भारतीय बैरिस्टर से फिल्म निर्माता बने हिमांशु राय से हुई। उनके कौशल से प्रभावित होकर राय ने उन्हें अपनी फिल्म ए थ्रो ऑफ डाइस की प्रोडक्शन टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन और कला निर्देशन में सहायता की। इस अनुभव ने दंपति को जर्मनी ले गया, जहां देविका ने जर्मन फिल्म निर्माण तकनीकों का अवलोकन किया और बर्लिन में यूनिवर्सल फिल्म एजी स्टूडियो में एक लघु फिल्म निर्माण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 1929 में देविका रानी और हिमांशु राय ने विवाह किया। उनका सहयोग कर्मा 1933 के निर्माण के साथ जारी रहा, जो अंग्रेजी और हिंदी में बनी एक द्विभाषी फिल्म थी। यह देविका के अभिनय की शुरुआत थी और इसमें वास्तविक जीवन के जोड़े के बीच एक विवादास्पद 4 मिनट का चुंबन दृश्य दिखाया गया था। जबकि फिल्म को यूरोप में प्रशंसा मिली, यह हिंदी रिलीज होने पर भारतीय दर्शकों को प्रभावित करने में विफल रही। 1934 में भारत लौटकर देविका और हिमांशु ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, एक ऐसा स्टूडियो जो भविष्य के कई फिल्म सितारों के करियर को लॉन्च करने में सहायक बन गया। देविका रानी जल्द ही स्टूडियो की प्रमुख महिला बन गयी। उन्होंने कई प्रस्तुतियों में अभिनय किया। हालांकि उनके निजी जीवन में उथल-पुथल तब शुरू हुई जब वह जीवन नैया के निर्माण के दौरान अपने सहकलाकार नजमुल हसन के साथ भाग गईं। इस घटना ने स्टूडियो को लगभग दिवालिया बना दिया, लेकिन देविका अंततः अपने पति के साथ अलग वित्तीय व्यवस्था पर बातचीत करके वापस लौट आईं। इस घटना के कारण हसन को बर्खास्त कर दिया गया और अशोक कुमार को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अप्रत्याशित रूप से पदार्पण मिला। देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित कई सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किया। अछूत कन्या 1936, जिसमें उन्होंने एक अछूत लड़की की भूमिका निभाई जो एक ब्राह्मण लड़के से प्यार करती है, ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गई। अशोक कुमार के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोकप्रियता हासिल की और वे एक साथ 10 फिल्मों में दिखाई दिए। 1930 के दशक के दौरान बॉम्बे टॉकीज ने देविका रानी को मुख्य भूमिका में लेकर कई महिला केंद्रित फिल्में बनाईं। इनमें जीवन प्रभात 1937, इज्जत 1937, निर्मला 1938 और दुर्गा 1939
शामिल हैं। उनकी भूमिकाओं में अक्सर जटिल सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं को दर्शाया जाता था, जो पारंपरिक भारतीय सिनेमा की सीमाओं को तोड़ता था। 1940 में हिमांशु राय की मृत्यु के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कई सफल फिल्में बनाईं, जिनमें बसंत और किस्मत 1943 शामिल हैं, जिनमें से आखिरी फिल्म में ब्रिटिश विरोधी संदेश थे और यह रिकॉर्ड तोड़ हिट रही। उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति हमारी बात 1943 में थी। एक निर्माता के रूप में उन्होंने उद्योग में नई प्रतिभाओं को पेश किया, जिसमें ज्वार भाटा 1944 के लिए दिलीप कुमार को चुनना शामिल था। हालांकि स्टूडियो में आंतरिक राजनीति के कारण प्रमुख लोगों को छोड़ना पड़ा, जिसमें शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार शामिल थे, जिन्होंने बाद में फिल्मिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। 1945 में देविका रानी ने फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया और रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक से शादी कर ली। यह जोड़ा शुरू में हिमाचल प्रदेश के मनाली में रहता था, जहां देविका ने वन्य जीवों पर वृत्तचित्र बनाए। बाद में वे बैंगलोर में बस गए, एक निर्यात कंपनी का प्रबंधन किया और 450 एकड़ की संपत्ति पर रहने लगे। देविका रानी अपने बाद के वर्षों में काफी हद तक एकांत प्रिय रही। अपने पति की मृत्यु के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को बेंगलोर में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। भारतीय सिनेमा में देविका रानी के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली। उन्हें 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता बनी। 1990 में उन्हें रूस से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। उनकी अभिनय शैली की तुलना अक्सर ग्रेटा गार्बो से की जाती थी, जिसके कारण उन्हें इंडियन गार्बो उपनाम मिला। वह अपने अपरंपरागत व्यक्तित्व और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाली चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की इच्छा के लिए जानी जाती थी। देविका रानी का जीवन और करियर कलात्मक दृष्टि और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से लेकर भारतीय सिनेमा में अपने अभूतपूर्व काम तक, उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उद्योग को आकार देने में मदद की। एक अभिनेत्री, निर्माता और स्टूडियो प्रमुख के रूप में उनकी विरासत फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। देविका रानी की कहानी न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की है, बल्कि भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों और सामाजिक टिप्पणी और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इसके विकास का भी एक इतिहास है।